नमस्कार। मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, अवसर एवं चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी मीणा। उनका परिचय देने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री कमलेश कुमार जी जोशी सर को। वे आए और मुख्य वक्ता का परिचय विद्यार्थियों को देवें। आज की इस कार्यशाला में एसबीडी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीके स्वामी, समस्त संकाय सदस्य, छात्र छात्राओं का मैं हिंदी विभाग और आईक्यूएसी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की जो कार्यशाला है उसमें मुख्य आमंत्रित वक्ता डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा का भी हमारे महाविद्यालय में इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की जो कार्यशाला है उसका विषय और शीर्षक है प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, अवसर एवं चुनौतियां। इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी स्वाई महोदय। आपने राजकीय महाविद्यालय में 11 वर्ष का अध्ययन और अध्यापन का अनुभव है। आपने विद्या वाचस्पति की उपाधि के रूप में हिंदी विषय में नगरीय हिंदी उपन्यासों में नगरीय जीवन के बोध विषय पर आपने विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है। आपने 8 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के साथ साथ 12 राष्ट्रीय सेमिनार और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके 10 शोध पत्र प्रकाशित हो चुकी है। आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है जिसका शीर्षक है हिंदी उपन्यासों में नगरीय जीवन का बोध। आज की जो कार्यशाला है उसका विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, अवसर और चुनौतियां। क्योंकि आज का जो युवा है वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की क्या महत्ता है, हिंदी के क्या अवसर है और हिंदी के लिए क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा। डॉक्टर साहब, आपका पुणे महाविद्यालय परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ, आपका ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है महाविद्यालय परिवार और हिंदी विभाग की तरफ से। अब मैं हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों के उद्बोधन के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीके स्वामी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आकर के अपना उद्बोधन प्रदान करें। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी मीणा, उनका स्वागत करें। डॉक्टर वीके स्वामी सर। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर वीके स्वामी, प्राचार्य एसबीडी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार सर, आप सबका इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी स्वाई माधोपुर का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी की महत्ता, अवसर एवं चुनौतियां विषय पर कार्यशाला आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। महाविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अपने आप को समाज के समक्ष सफल साबित करना। ऐसे में हम रोजगार प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न विषयों के
माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करते हैं। हमारे समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है और हमें मानसिक, शारीरिक रूप से इनका मुकाबला करना होता है। आज की कार्यशाला का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, उसके अवसर और संभावित चुनौतियां के बारे में हमें जानने को सीखने को मिलेगा। आप सब तन्मय होकर इस विषय और कार्यशाला का लाभ उठाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महाविद्यालय के हिंदी विभाग, IQAC टीम, तकनीकी टीम और ऑनलाइन जुड़े सभी श्रोतागण को मैं और मेरे महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दिनेश कुमार जी मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज की कार्यशाला को शुरू करें। डॉक्टर दिनेश कुमार जी मीणा सर। SBD राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, अवसर और चुनौतियां विषय पर जो यह ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है, इसमें जुड़े सभी विद्वान, सभी प्रबुद्धजन और प्यारे विद्यार्थियों और सभी प्रोफेसर बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं इस कार्यशाला में मुझे आपने जो विचार रखने के अवसर दिए हैं, उसके लिए SBD महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर BK स्वामी जी साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही संयोजक डॉक्टर देवीलाल जी, कमलेश जी और हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष और सभी प्रोफेसर गण को मैं सादर आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा है। बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे आज की इस कार्यशाला है उसके विषय पर आता हूं। आज की इस कार्यशाला का विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता या कहें महत्व, अवसर और चुनौतियां। बहुत ही शानदार विषय आपने चुना है। इस विषय को हमें साधारण रूप से देखते हैं तो हमें चार बातें सामने दिखाई देती है। सबसे पहली प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं। दूसरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का क्या महत्व है। और तीसरा जो बात आती है वो है अवसर, और चतुर्थ है चुनौतियां। मैं जो अपने उद्बोधन है उसमें इन चारों बातों क्रम से विस्तृत विचार रखूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं। प्रतियोगी परीक्षाएं क्या होती है और इनकी तैयारी कैसे की जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का जो वर्तमान आधुनिक बाजारवादी या कहूं जो प्रतिस्पर्धा का जो यह दौर है, इसमें आप जैसे संपूर्ण देश के जो युवा हैं वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने परिवार के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए, अपने देश और समाज के विकास में कुछ योगदान देने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित जो पद हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिष्ठित पद हैं, उन पर अपना चयन पाने के लिए, उनको पाने के लिए आज का जो ये प्रतियोगिता का जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, इससे गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी विद्यार्थी इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, वे भी किसी न किसी प्रतियोगिता की या तो तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि प्रतियोगी परीक्षा है क्या।
तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं न केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र, स्वायत्त शासी क्षेत्र है, उनमें भी जो विभिन्न पद हैं, अधिकारी कर्मचारी लिए जाते हैं, उन तमाम कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम, सरकारी संगठन, उनके द्वारा एक विशेष रणनीति के तहत, एक विशेष योजना के तहत युवाओं में से बेहतर विकल्प उनको चुनना होता है अपने विशिष्ट पद के लिए, और उसके लिए वो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। आप देखेंगे कि उनका जो उद्देश्य होता है प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने का, वो होता है कि जो परीक्षार्थी है उसका किस तरह से वो आकलन करें, उनकी प्रतिभा का वो आकलन करें, और उस प्रतिभा में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या श्रेष्ठ योग्यताएं हैं, क्या क्षमता है, और क्या प्रबंधन और कौशल उनमें है, इन सब चीजों को देखकर वो आयोजित करवाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं परीक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसलिए एक परीक्षार्थी को भी जिस भी परीक्षा की वो तैयारी करना चाहता है, उसके अनुरूप उसको एक कुशल रणनीति, कुशल योजना बनानी जरूरी होती है। मैं 5-7 मिनट इस तैयारी के बारे में आपको बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी आप कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं या करने की सोच रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों से, सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक अपना लक्ष्य बनाएं। युवाओं के आदर्श पुरुष, जो प्रेरणा स्रोत हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आप, यह आदर्श वाक्य है, उसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल स्थायी कर लीजिए। यह आदर्श वाक्य स्वामी विवेकानंद जी ने तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से दिया था, लेकिन यह भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में बहुत ही प्रासंगिक है। इसको प्रत्येक युवा अपना आदर्श बना लेना चाहिए। प्रत्येक युवा को इस वाक्य का आदर्श मान लेना चाहिए, और इसके आधार पर ही सबसे पहले जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसको अपना एक लक्ष्य निर्धारित, एक गोल निर्धारित कर लेनी चाहिए। और लक्ष्य निर्धारण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी के देखा देखी कि मेरा कोई साथी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है या RAS की तैयारी कर रहा है, इस हिसाब से आप लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य बनाएं आप अपनी विशेष रुचि, अपनी विशेष पसंद के आधार पर, किस सब्जेक्ट में और किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसके आधार पर अपने परिवारजन में जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, लक्ष्य बनाने से पहले उनसे आप सलाह ले लीजिए कि मुझे इस प्रतियोगी परीक्षा में इस पद की तैयारी करनी है, तो उनसे सलाह लीजिए। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपके जो गुरुजन हैं, वो सभी विषयों के विषय विशेषज्ञ, ये ज्ञान के भंडार, आप इनको अपना आदर्श मानिए और इनसे आप, क्योंकि ये सभी जो प्रोफेसर हैं, सभी गुरुजी हैं, ये सब इस दौर से गुजरे हुए हैं, इनको इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान है। तो आप जब भी अपना, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाते हो, तो आप सबसे पहले मार्गदर्शन लीजिए कि हमें किस पद पर और किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य आप किसी की भेद चाल में चलकर न बनाएं। सीधा सीधा लक्ष्य अपनी विषय और अपनी रुचि के आधार पर, अपने विद्वान
साथी हैं उनसे सलाह लेकर, अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर और अपने परिवारजन में प्रबुद्ध जनों का मार्गदर्शन लेकर और अपने आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाएं। सबसे पहली बात आती है प्रतियोगिता परीक्षाओं में लक्ष्य। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा का आपने लक्ष्य बनाया है, उस प्रतियोगी परीक्षा को कौन आयोजित करवाता है, उस प्रतियोगिता को कौन सा आयोग, कौन सा संगठन या कौन सी संस्था उसको आयोजित करवाती है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। कि लक्ष्य बनाने के बाद में आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की आपने ठानी, दृढ़ निश्चय किया है, उस प्रतियोगी परीक्षा को कौन आयोजित करवाता है, इस बात की जानकारी लीजिए। कौन सा आयोग, कौन सा संगठन, कौन सी संस्था उस प्रतियोगिता को आयोजित करवाती है। उस प्रतियोगी परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, उससे आप उस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित परीक्षा पैटर्न या परीक्षा का प्रारूप आप निकालिए और उसका अध्ययन कीजिए कि उस प्रतियोगी परीक्षा का क्या पैटर्न है, क्या प्रारूप। उसमें आप देख सकते हैं कि वह प्रतियोगी परीक्षा है वो कितने चरणों में आयोजित की जाए। जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा है या राजस्थान प्रशासनिक या राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ भर्ती परीक्षा है, ये 3-3 चरणों में आयोजित की जाती है। कुछ परीक्षाएं एक चरण में आयोजित हो जाती है, एक ही परीक्षा उसकी लगती है। कुछ 2 चरणों में आयोजित होती है, जिसमें एक परीक्षा होती है, एक फिजिकल होता है। कुछ परीक्षाएं होती हैं जो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। तो आप एक उसका निर्धारण, आप उसकी जानकारी लीजिए कि यह परीक्षा कितने चरणों में आयोजित होगी। उसके बाद आप देखें कि उस परीक्षा के प्रारूप में प्रश्न पत्र को देखें, आपके ये प्रश्न पत्र कैसा है, उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, लिखित होंगे, बहुविकल्प वाले प्रश्न होंगे, पूर्णांक कितने का होगा उस प्रश्न पत्र का, और समय सीमा उस प्रश्न पत्र की क्या होगी। इन सब बातों का अर्थात जो परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो प्रारूप है, उसको आप समझिए। मैं ये बात आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जो आगे हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा क्या है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। तो आप उस परीक्षा का प्रारूप अच्छी तरह जानिए। उसके बाद आप का अगला चरण है उस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है, वो आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसको आप निकालिए और उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन कीजिए। उस पाठ्यक्रम या सिलेबस है उसको बहुत ही गहनता से विषयवार, विषय के जो उपविषय हैं उनको सबको बहुत अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से उनका अध्ययन कीजिए। यही वो चीज है जो आपके दिमाग में बिल्कुल स्थायी होनी चाहिए कि इस परीक्षा में जो परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है, और वह आपको पूरी तरह याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो आप काम करोगे वो है उस पाठ्यक्रम या सिलेबस है उससे संबंधित जो अध्ययन सामग्री है उसको एकत्रित करने। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो पाठ्यक्रम या सिलेबस होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, उससे संबंधित आप उसका पाठ्यक्रम के सभी विषयों से संबंधित आप बुक्स खरीदिए। बुक्स जब आप खरीदते हैं तो जो बाजार में तमाम सारी जो वन-वीक सीरीज हैं, जो एक माह में खत्म होने वाली गाइड्स हैं, उनसे बचिए। आप जो ये तमाम सारी जो किताबें हैं, जो ये गाइड्स आती है प्रतियोगी परीक्षा से ठीक 1-2 माह पूर्व, उनसे आप बचिए। आपको एक विश्वसनीय टेक्स्ट बुक सिलेबस के हिसाब से आपको एकत्रित करनी चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। आप इसमें किसी कोचिंग जो विश्वसनीय अच्छी कोचिंग है उसके नोट्स आप ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का
और तकनीकी का जो जमाना है उसमें आप ऑनलाइन संसाधनों से भी आप पीडीएफ वगैरह निकाल सकते हो, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री जुटा सकते हो। तो अगली जो बात है वो है कि जो सिलेबस और पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सभी विषयों से और विषयों के उप विषयों से संबंधित हमारे पास पाठ्य सामग्री, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। अगर आपने अध्ययन सामग्री एकत्रित कर ली और सिलेबस को अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद आप एक बात का विशेष ध्यान रखना और वो है समय सारणी। आपको सभी विद्यार्थियों से मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि परीक्षा से पूर्व जब आप अध्ययन करते हो तो आपको एक निश्चित समय सारणी बनानी होगी और उसमें उस समय सारणी में सभी विषयों को प्रतिदिन के हिसाब से शामिल करना, क्योंकि कहा भी गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। यदि आज जो युवा विद्यार्थी हैं उन्होंने यदि जो वर्तमान समय है उसको नष्ट करने की कोशिश की, उसको व्यर्थ गंवाने की कोशिश की, तो भविष्य में यही समय तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं छोड़ेगा, आपको नष्ट कर। और यदि आपने वर्तमान जो ये युवा अवस्था है, जो प्रतियोगिताओं का, जो प्रतिस्पर्धा का जो ये दौर है, इस समय का आपने यदि सदुपयोग करके और एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आपने एक समय सारणी और अपनी एक दिनचर्या के हिसाब से समय का सदुपयोग किया, तो आपको यही समय आपके बेहतर भविष्य को संवारने का काम करेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले जो अध्ययन सामग्री एकत्रित की है और जो परीक्षा आप दे रहे हो, उस परीक्षा से ठीक पूर्व तक उस पूरे सिलेबस को हम 3 बार कैसे पढ़ सकें, इस तरह की आप समय सारणी बनाएं। समय सारणी ऐसी होनी चाहिए कि हम जिस भी परीक्षा को दे रहे हैं उससे ठीक पहले तक हमारा कम से कम 3 बार पाठ्यक्रम या सिलेबस पूर्ण हो जाना चाहिए। उसमें आप पहली बार आप गहराई से पढ़ सकते हो, उसके बाद रिवीजन और उसके बाद आप तीसरा रिवीजन करिए। यदि आप समय सारणी अच्छी तरह बनाते हो, उसमें एक बात और है कि आप उसमें जो आप साप्ताहिक, मासिक जो टेस्ट का निर्धारण भी आप उस समय सारणी में कीजिए। समय सारणी बनाते समय आप जो कठिन विषय हैं उनको उसमें शामिल अधिक समय दे सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप निश्चित समय सारणी बनाएं। समय सारणी बनाने के उपरांत आप अपने पूर्ण आत्मविश्वास से और नियमित मेहनत और निरंतर मेहनत से आप अपना जो अध्ययन है उसको प्रारंभ कीजिए। आपको कुछ समय तक ये समय सारणी वाली बात है वह थोड़ी अटपटी लगेगी, थोड़ी असहज महसूस करवाएगी, लेकिन आप देखिएगा जो आपने समय सारणी बनाई है उसको आपने यदि 1 माह फॉलो कर लिया, 1 माह तक उस समय सारणी के आधार पर आपने अध्ययन किया, तो मैं बताऊंगा कि आपको आगे उस समय सारणी का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले उस परीक्षा का प्रारूप देखिए, उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद में जो सिलेबस से संबंधित अध्ययन सामग्री है उसको इकट्ठी कीजिए। उसके बाद में आप एक निश्चित समय सारणी बनाइए। समय सारणी के साथ के बाद में आप यदि आप संभव हो सके तो आज का दौर कोचिंग आदि का दौर है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन है वो कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि यथासंभव यदि आपको लगता है कि आप नियमित नहीं रह पा रहे हो या आपको अध्ययन सामग्री नहीं जुटा पा रहे हो, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। उसका क्या महत्व है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोचिंग से क्या है कि आप जो इधर उधर घूमते हैं, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो समय व्यर्थ करते हो, आप जब कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आप एक निश्चित समय के लिए बंध जाओगे और आप नियमित तौर पर अध्ययन करोगे।
ये सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी जो अध्ययन का जो समय है वो नियमित हो जाए। दूसरी बात है, कोचिंग से जो अध्ययन सामग्री है पूरी परीक्षा वो आपको एक जगह व्यवस्थित रूप से मिल जाए। तीसरी जो बात मैं बताऊं कोचिंग के लिए वो है कि आप जो परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां होती है वो कोचिंग में आपको मिल जाती है। और इसी तरह जो भी अध्ययन आप करते हो उसमें आपको किसी विषय से संबंधित कठिनाई होती है, उस कठिनाई का भी आप कोचिंग में जाकर विभिन्न विषय विशेषज्ञ हैं उस कठिनाई से संबंधित उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप उसका समाधान करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कोचिंग लेना, लेकिन मैं कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग जो युवा हैं आपको विभिन्न तरह के प्रलोभन हैं वो क्या है अपने समय को का सदुपयोग नहीं करने देते। इसलिए यदि आप कोचिंग में लग जाओगे तो आपका एक व्यवस्थित और नियमित अध्ययन हो पाएगा। ये बात आप कोचिंग के लिए कह सकते हो। उसके बाद आप तैयारी के लिए आप जब भी अध्ययन करते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। जिस भी विषय का आप अध्ययन करते हो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। उस शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा है, हैंड राइटिंग से आप उस विषय का जब अध्ययन करते हो तो बिंदुवार आप नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स का फायदा होता है कि आपको जो चीज आपने पढ़ी है, जो विषय आपने पढ़ी है, जिसका अध्ययन आपने किया है वो एक तो स्थायी रूप से याद होती है। दूसरी बात, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो रिवीजन में बहुत काम आते हैं। इसी तरह जब परीक्षा नजदीक होती है और अल्प समय होता है उस समय संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार सरसरी नजर से उसका रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आप अपने अध्ययन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए। इस तरह से आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये अवश्य ध्यान रहे कि एक रणनीति के साथ, एक योजना के साथ जो मैंने आपको अभी बताई है, आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हो। आपकी सुविधा के अनुसार बदलाव कर सकते हो, आपके संसाधनों के हिसाब से बदलाव कर सकते हो, पर आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा का आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए आप एक सुव्यवस्थित रणनीति जरूर बनाएं। एक योजना के आधार पर आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोगे तो सफलता आपके नजदीक चली आएगी। ये बात हुई मोटे मोटे रूप में कि प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है, कैसे आयोजित की जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की हम कैसे तैयारी करें। ये आपको मैंने थोड़ा सा समय लिया है। अब बात करते हैं हमारे जो विषय है उसके ऊपर कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी का क्या महत्व है। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्तमान समय में प्रत्येक चीज का या प्रत्येक विषय का या प्रत्येक क्षेत्र का अवश्य महत्व होता है। और बात करें हिंदी की तो हिंदी पूरे संपूर्ण देश में अपना विशेष महत्व रखती है। संपूर्ण देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अपना विशेष महत्व रखती है, यह बात जाहिर है। लेकिन इस महत्ता के को मैं 3 भागों में विभाजित करना चाहता हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का जो महत्व है, हिंदी की जो महत्ता है, उसको मैं 3 भागों में विभाजित करना चाहता हूं। सबसे पहले जो हिंदी भाषी प्रदेश, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का सर्वाधिक महत्व, वो है हिंदी भाषी प्रदेश। हिंदी भाषी प्रदेश की अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का अत्यधिक महत्व है, या मैं कहूं कि हिंदी ही सफलता का, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आधार है, सफलता की कुंजी है। जो हिंदी भाषी प्रदेशों की बात कर रहा हूं, हिंदी भाषी प्रदेशों में सफलता का आधार आप हिंदी को बना सकते हो। मैं केंद्र सरकार की जो
भर्तियां हैं या जो केंद्र की जो भर्तियां हैं उनमें हिंदी के महत्व की बात करूं तो कुछ कम हो जाता है, और यह चिंता की बात भी है। और तीसरा जो इस तरह है हिंदी के महत्व का, वो है जो हिंदी के जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जहां अंग्रेजी का महत्व अधिक है या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व अधिक है, वहां की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी का महत्व थोड़ा कम है। ये तीन तरह की स्तर हम बना सकते हैं हिंदी के महत्व के। अब मैं बात करूं कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के महत्व, तो आप सभी जानते हैं कि भारत की सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा, जिसे आप सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के नाम से जानते हो और शॉर्ट में आप कहते हो आईएएस भर्ती परीक्षा, उसमें हिंदी का महत्व। आप अगर आपने आईएएस भर्ती परीक्षा के बारे में जाना तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आईएएस भर्ती परीक्षा के 3 स्तर होते हैं। उसका 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रीलिम्स परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू का। प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे हिंदी का महत्व नहीं है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है आईएएस भर्ती परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें हिंदी का महत्व है। उसका महत्व है, वहां सामान्य हिंदी का पेपर होता है और उसको पास करना अनिवार्य होता है, उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। यदि कोई भी परीक्षार्थी उसमें अनुत्तीर्ण रहता है तो वह उस परीक्षा में सफल नहीं रह पाएगा, वहीं वह असफल हो जाएगा। तो हिंदी का आईएएस जो भारत की सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हिंदी का महत्व है। इसी तरह वहां दूसरा एक पेपर होता है निबंध का, वहां आप हिंदी में निबंध लिख सकते हो और वहां भी हिंदी को महत्व दिया गया। लेकिन मैं इस बात की ओर आपको सूचित करना चाहूंगा कि जितना महत्व प्रशासनिक परीक्षा जो भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है उसमें हिंदी को देना चाहिए, उतना नहीं दिया है। क्योंकि जो सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो पास करना तो अनिवार्य है, लेकिन जो स्कोर होता है, जो फाइनल स्कोर होता है, जो मेरिट बनती है, उसमें उसको नहीं जोड़ा। ये एक हिंदी के महत्व को थोड़ा सा कम करने वाली बात है, लेकिन आप चिंता न करें, हिंदी का महत्व सर्वोच्च भारत की जो प्रशासनिक सेवा है उसमें हिंदी का महत्व है। सामान्य हिंदी उसमें आती है और उसको पास करना अनिवार्य है। इसी तरह जो सीजीएल है, जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती है उनमें भी हिंदी शामिल की गई है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हिंदी भाषी राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य संगठनों द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें जितना हिंदी को महत्व दिया है। हम राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और हमारे राजस्थान प्रदेश में जो सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है या सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा है वो है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसे आप शॉर्ट में आरएएस भर्ती परीक्षा कहते हैं। उसमें हिंदी का बहुत शानदार है। आप देखिएगा जब भी आप आरएएस को अपना लक्ष्य बनाएं तो आपका हिंदी सिलेक्शन का ही नहीं सर्वोच्च पद प्राप्त करने का आधार बन सकती है। आरएएस भर्ती परीक्षा के भी वही 3 स्तर होते हैं, वही 3 स्टेप होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सीधा कोई हिंदी का सीधा ज्यादा महत्व नहीं है। मुख्य परीक्षा में बहुत शानदार महत्व है। मुख्य परीक्षा होती है वो 800 नंबर की होती है, उसमें 4 पेपर होते हैं। और जो चतुर्थ पेपर होता है, प्रथम 3 पेपर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित होते हैं। जो चतुर्थ पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, और उस 200 नंबर में
120 नंबर हिंदी के होते हैं। 120 नंबर की वहां हिंदी आती है और बहुत भी महत्वपूर्ण वह भाग 120 नंबर का होता है। मैं इससे संबंधित आपको एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। सभी विद्यार्थी आप उसको आदर्श बना सकते हैं। पिछली जो RAS भर्ती परीक्षा थी 2018 वाली, उसमें आपने सुना होगा एक अभ्यर्थी थी पद्मा चौधरी जी। पद्मा चौधरी जी एक अभ्यर्थी थी RAS 2018 की भर्ती। उसका यदि आप रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी कितनी महत्व रखती है RAS परीक्षा। उसके जो चारों पेपर थे उनमें अन्य 3 पेपरों में लगभग 70 और 80 के, प्रत्येक पेपर में 70-80 के बीच में नंबर थे और जो चतुर्थ पेपर था उसमें 200 में से 148 नंबर। उस पद्मा चौधरी जी का जो सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन ही नहीं, टॉप 30 में जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया था वो केवल और केवल हिंदी के बल पर प्राप्त किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनकी 24वीं रैंक आई थी उस समय और आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में RAS के पद को सुशोभित कर रही हैं। आप उसको उदाहरण बनाकर देखिए कि हिंदी के द्वारा ही वो प्रतिभागी आज RAS के पद पर है। तो हिंदी का जो राजस्थान की प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्व है। महत्व भी नहीं, सिलेक्शन का आधार या कहें कुंजी है। यदि उस प्रतिभागी जो पद्मा चौधरी है, यदि उसका हिंदी में इतने नंबर नहीं आते, उसके हिंदी में इतने नंबर नहीं आते, तो उनका सिलेक्शन भी उससे परीक्षा में नहीं हो पाता। केवल और केवल हिंदी ने सिलेक्शन ही नहीं दिया बल्कि उसको सर्वोच्च पद भी दिया। तो आप देखिए RAS जैसी भर्ती परीक्षा में हिंदी का महत्व बहुत शानदार है। राजस्थान के विभिन्न आयोगों द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें हिंदी का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसे मैं और उदाहरण देता हूँ, राजस्थान सेवा आयोग है, उसमें जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी हिंदी को बहुत महत्व है। हिंदी आपकी सफलता का आधार सब इंस्पेक्टर में लिख सकती है, क्योंकि प्रथम पेपर जो होता है वो पूरा हिंदी का होता है और उसके आधार पर आप उसमें चयन पा सकते हैं। इसी तरह जो इंजीनियरिंग सेवा है राजस्थान की, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा जैसे सहायक अभियंता प्रतियोगी परीक्षा है जिसे AEN कहते हैं, उसमें भी हिंदी का बहुत महत्व है। 100 नंबर की हिंदी आती है, सामान्य हिंदी 100 नंबर की आती है और परीक्षा की सफलता में आपका आधार बन सकती है। इसी तरह तमाम सारी परीक्षाओं को ले सकते हैं, चाहे पटवार भर्ती परीक्षा हो, चाहे LDC भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान उच्च न्यायालय में जो LDC भर्ती परीक्षा है उनमें, या कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा है उनमें, ग्राम सेवक है, BDO है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, राजस्थान की अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आपके सिलेक्शन का, आपके चयन का आधार बन सकती है। इसलिए आप निश्चित रूप से हिंदी को अधिक महत्व दीजिए। अब मैं बात करूं हिंदी भाषी, जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनकी। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो मैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने उनकी एक पंक्ति है, उनको आत्मसात करने के लिए कहूंगा कि निज भाषा उन्नति अहर सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। क्योंकि हम तो जो हिंदी भाषी लोग हैं या हिंदी को अपना माध्यम प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाते हैं, उनका तो लेखन कौशल से लेकर और संपूर्ण चयन का आधार ही हिंदी होता है। तो आप तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसकी इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए हिंदी को बिल्कुल सशक्त बनाइए और हिंदी को चयन का आधार बनाइए।
ये मोटे मोटे रूप से हिंदी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु। तीसरा बिंदु है अवसर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का महत्व और अवसर क्या है। तो अवसर की जब हम बात करते हैं तो इन तमाम सारे क्षेत्रों में जो अभी मैंने बात की, देश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है या राज्यों की राज्य स्तरीय परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें तो हिंदी महत्व रखती है, इनमें तो आपको अवसर प्रदान करवाती ही है। लेकिन कुछ क्षेत्र और हैं जिनमें आपको हिंदी अवसर प्रदान करती है, और वे हैं, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एक पद होता है अनुवादक, जो कि विभिन्न भाषाओं का हिंदी में अनुवाद या हिंदी भाषा का अनेक दूसरी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। यह है अनुवादक का क्षेत्र, आपको हिंदी के आधार पर अवसर प्रदान करवाता है। अनुवादक का जो क्षेत्र है, जो आज का जो बाजारवादी युग है, भारत को जो विश्व के देश हैं जो बाजार के रूप में देख रहे हैं, उनके बीच में एक कठिनाई जो भाषा की आती है, उसमें यह क्षेत्र है अनुवादक का, वो उनका सॉल्यूशन करता है। और अनुवादक के जो क्षेत्र है वो आपको रोजगार के अवसर देने में आपका साथ देता है, या कहें हिंदी अनुवादक का क्षेत्र आपके लिए रोजगार की संभावना बढ़ाता है। इसी तरह आप देखिए पत्रकारिता का क्षेत्र, अवसर की बात करें हिंदी के में कहाँ हमें अवसर मिल सकते हैं, तो आप देखिए पत्रकारिता का क्षेत्र, हिंदी पत्रकारिता आज दिनों दिन अपने विकास अपने चरम की ओर अग्रसर है। हिंदी पत्रकारिता का क्षेत्र आपको निश्चित रूप से रोजगार के अवसर दिलाएगा और भविष्य में इसके और बढ़ने के चांसेस हैं। इसी तरह आप देखिए जो आज का जो सूचना और तकनीकी का क्षेत्र है, उसमें आप चलिए फिल्मी उद्योग की तरफ। फिल्मी उद्योग है जो आज का जो हिंदी सिनेमा है, उसमें भी आपको रोजगार के अवसर की प्रबल संभावना भविष्य में बढ़ रही है, क्योंकि हिंदी सिनेमा है जो बॉलीवुड है, वो अपने दिन रात अपने नए नए परचम फहरा रहा है। आज कब तक वह बॉलीवुड की जो फिल्म है, हिंदी फिल्में हैं, वो पहुंच रही है। तो आप हिंदी भाषी जो लोग हैं, हिंदी सिनेमा में अपने रोजगार के अवसर देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का वर्तमान क्षेत्र, जिसमें जितनी भी तमाम सारी सोशल साइट्स हैं, अंग्रेजी में तो हैं ही और हिंदी में उनका विकास हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि सूचना और जो प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, तकनीकी का क्षेत्र है, जिसमें तमाम सारी जो सोशल साइट्स हैं, उनमें हिंदी में उनका विकास हो रहा है। तो आपको वहां भी रोजगार अवसर प्रदान करने में हिंदी बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकती है। इसी तरह जितने भी जो तकनीकी के इस युग में जितने भी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो हिंदी में विकसित की जा रही है। तो आप निश्चित रूप से ऑनलाइन जो संसाधन है, ऑनलाइन जो आज व्यापार किया जा रहा है, ऑनलाइन जो संसाधन है, उनमें निश्चित रूप से हिंदी अपना महत्व बढ़ा रही है और आप वहां भी हिंदी के माध्यम से रोजगार की तलाश कर सकते हो। हिंदी वहां भी आपको अवसर प्रदान करेगी। तो इस तरह से आप हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के इतर आप हिंदी के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो चतुर्थ पॉइंट है चुनौतियों का। तो चुनौतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संपूर्ण भारत है, भारत में हिंदी सार्वभौमिक रूप से
जो संवाद की भाषा अभी भी नहीं बन पा रही। उसका कारण है अंग्रेजी माध्यम के जो राज्य, जो दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, वो इसका बार बार विरोध करते हैं और वहां जाकर हिंदी उपेक्षा का शिकार होती है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदी भाषी लोगों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वर्तमान समय में भी जो संपूर्ण भारत में हिंदी सार्वभौमिक रूप से संवाद की भाषा नहीं बन पाई। जब तक संवाद की भाषा नहीं बनेगी, तब तक रोजगार के अवसर वहां नहीं विकसित होंगे और जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनमें वहां की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा है, वहां जाकर हिंदी उपेक्षा का शिकार होती है। हिंदी भाषी लोग उपेक्षा का शिकार होते हैं क्योंकि वहां की जो लोकल जो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वहां प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी को कम महत्व दिया जाता है, नगण्य महत्व दिया जाता है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये हमारे सामने। दूसरी चुनौती की हम बात करें, हमारे क्षेत्र में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी प्रदेश है, उनमें आप देखेंगे हमारे बीच में से ही जो उच्च शिक्षित वर्ग है, जो अभिजात वर्ग मानता है अपने आप को, वो वर्ग आप देखिएगा अपने बच्चों को जो अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं, अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं, उन पर बहुत गर्व करते हैं। और जो हिंदी में, उन्हीं के साथ जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है या हिंदी में बात करता है, अंग्रेजी नहीं जानता, उनको उदासीन दृष्टि से देखते हैं। ये अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अपने प्रदेश की बात करते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है कि हमारा दृष्टिकोण ही हिंदी के प्रति अंग्रेजी की तुलना में कम है। यह एक बड़ी चुनौती है और यह चुनौती भविष्य में हिंदी को कमतर करने का प्रयास है। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी को यह प्रयास करना होगा कि हिंदी को हम कितने आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं और जो छोटे बच्चे हैं, वो सब चाहे सामान्य परिवार से हो, चाहे उच्च परिवार से हो, चाहे शिक्षित परिवार से हो, सभी बच्चों को, अधिकतर बच्चों अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई या अध्ययन करवा रहे हैं। तो भविष्य में जाकर वो हिंदी का कितना महत्व समझ पाए। वही विद्यार्थी जब युवा होंगे या नीति निर्माण में सहायक होंगे, तो वो हिंदी का कितना महत्व समझ पाए और आगे चलकर यह एक चुनौती बनेगी, हिंदी के लिए चुनौती बनेगी, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनके लिए चुनौती बनेगी। तो ये दूसरी चुनौती हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। तीसरी बात, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो चुनौती है, वो है जो आज जो तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में जो ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन अर्थात आप कहते हो इंटरनेट, उसमें अभी भी हिंदी भाषा में जो जितने भी तमाम सारे विषय हैं, उनकी विश्वसनीय विषय वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं। हाँ है, ऑनलाइन आपको सामग्री मिल जाएगी, लेकिन जितनी अंग्रेजी या अन्य विषयों की सामग्री है, उसकी तुलना में हिंदी भाषा या हिंदी भाषा से संबंधित जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो विश्वसनीय अभी भी अन्य भाषाओं की तुलना में कम है। सामग्री की समुचित सामग्री नहीं मिल पाना एक तरह से चुनौती है। तो ये एक चुनौती है। तीसरी चुनौती हम कह सकते हैं। चौथी बात करूं मैं चुनौती की, तो आप देखिएगा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र तो हैं, साथ के साथ जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में हैं, जितने भी राष्ट्रीय निगम हैं, जितने भी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं या जितने भी संगठन हैं, उनमें आप देखिए कि उनके जो प्रतिष्ठित पद हैं, इन तमाम सारे क्षेत्रों में जो प्रतिष्ठित पद हैं, उनमें जो बेहतर व्यक्तित्व या बेहतर जो प्रतिष्ठित पद है, उसमें
अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी का चुनाव किया जाता है। आप देखिए जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सर्वाधिक अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी है उनका चुनाव करते हैं और वहां जाके हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वह चुनौती बन जाती है। ये एक चुनौती हमारे लिए सामने आती है। इसी तरह से आप देखिए कि हिंदी माध्यम के लिए जो आज भी वर्तमान समय में जो इंजीनियरिंग और चिकित्सा का क्षेत्र का क्षेत्र की जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो आज भी अंग्रेजी माध्यम में किया जा रहा है। हाँ, हालांकि अब हिंदी में धीरे धीरे हिंदी में प्रारंभ कर दिया है, लेकिन वहां जाकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वर्तमान समय में आप बैंकिंग क्षेत्र में चले जाए, बैंकिंग क्षेत्र सारा का सारा अपना जो कार्य है वो संपूर्ण अंग्रेजी भाषा में करता है। बैंकिंग क्षेत्र जो कि भारत का रोजगार की संभावनाओं के हिसाब से काफी बड़ा क्षेत्र है, उसमें उनका दैनिक कार्य सब अंग्रेजी में होता है और वहां भी प्रतिष्ठित जो पद है जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी माध्यम के, उनका चयन बड़ी आसानी से होता है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को वहां चुनौती का सामना करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बैंकिंग क्षेत्र है, वहां भी चुनौती का हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरह आप चले जाइए, विभिन्न जो सूचना प्रौद्योगिकी या ऑनलाइन जो व्यापार है, ऑनलाइन शिक्षा है, वहां भी आज अंग्रेजी का ही दौर है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को वहां भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किंतु प्यारे विद्यार्थी, आपको चिंता जरूर करनी, लेकिन चुनौतियों से हमें सीखना है और चुनौतियों को ही हमें अपनी सफलता का आधार बनाना है। और आप हिंदी माध्यम के यदि हैं तो अपने आप को कमजोर नहीं समझे और हिंदी के महत्व को और जो हिंदी भाषा के द्वारा जो अवसर प्रदान किए गए हैं उनको स्वीकार कीजिए, उनको भुनाइए और चुनौतियों से कभी घबराना आपको नहीं है। हिंदी को अपनी सफलता का, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आज का यह जो दौर है प्रतिस्पर्धा का, उसमें सफलता का आधार बनाइए, सफलता का मूल स्तंभ हिंदी को बनाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जो ये कार्यशाला है उसमें अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सभी हिंदी भाषा को स्वीकार कर, उसके महत्व को स्वीकार कर और अपने जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं, बिना किसी किस्मत और भाग्य को कोस कर और निरंतर मेहनत और प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि एक बार चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से कहा था कि हे आचार्य, यदि, क्योंकि आचार्य चाणक्य उनको बार बार कठिनाइयों से, उनको बार बार अलग अलग चीजों से प्रेरित करवाते रहते थे, अलग अलग काम उनको देते रहते थे, तो वो बार बार परेशान होकर जब असफल हो जाते थे तब वो कहते, उनसे आचार्य चाणक्य से उन्होंने, चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया कि हे आचार्य, जब किस्मत और भाग्य में यदि कुछ लिखा ही नहीं तो कोशिश करने का क्या फायदा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी इस बात को दिमाग में नहीं लाए कि हमारी किस्मत में हिंदी है या अंग्रेजी हमें नहीं आती। उस आचार्य का जवाब आप सुनोगे तब इस बात का आपको आभास होगा। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि हे चंद्रगुप्त,
यदि किस्मत और भाग्य में ऐसा लिखा है कि जो भी मिलेगा वो कोशिश करने से मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, किस्मत और भाग्य को कभी अपने उसमें मत लाइए कि हम हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं या हम अंग्रेजी नहीं जानते या हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना नहीं लिखा। आप किस्मत और भाग्य को इस हिसाब से देखिए कि जो भी किस्मत में हमारे में लिखा है वो हमारी मेहनत से मिलेगा, हमारी कोशिश से मिलेगा, हमारे प्रयासों से मिलेगा। हम जब निरंतर प्रयास करेंगे एक सुनिश्चित रणनीति के तहत, एक सुनिश्चित, एक सुव्यवस्थित योजना के तहत यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की दृढ़ निश्चय होकर एक सकारात्मक सोच के साथ यदि तैयारी करोगे तो आपको निश्चित रूप से सब, चाहे आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी के विद्यार्थी हो, आप सब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की कार्यशाला में अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि किसी भी विद्यार्थी कार्य है आप बताइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने अनुभव और विचारों से हमें लाभान्वित किया। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवी शंकर शर्मा को, जिनकी बदौलत ही हम आज एक ऑनलाइन मंच पर आमंत्रित हुए हैं। उनकी ही देन है, हमारी महाविद्यालय में गूगल प्लेटफॉर्म है वो, तो उनकी इस देन की वजह से ही ये संभव हो पाया है। समय की जो बंदिश थी ना, वो बंदिश थोड़ी सी हट गई है, क्योंकि पहले जो फ्री सेवा होती है वो आध पौन घंटे की होती है और हमें करीब करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया है आपस में वार्तालाप करते हुए। और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को प्रदान की कि प्रतियोगी परीक्षाएं सबसे पहले उनका स्वरूप, उनका प्रारूप क्या है और हमें लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पड़ोसी किसी IAS की तैयारी कर रहा है तो दूसरा पड़ोसी भी IAS की तैयारी में ही लग जाता है, चाहे उसका ज्ञान, उसका लेवल कुछ भी हो या नहीं हो। और फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार में जितनी भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें हिंदी भाषा उसकी अनिवार्यता हर कदम पर, हर स्तर पर होती है और उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस विषय पर भी आपने प्रकाश डाला। और तीसरी बात, जो अवसर मिलते हैं जीवन में वो एक बार ही मिलते हैं हर व्यक्ति को, और उसको फायदा अगर वो हिंदी अंग्रेजी के झंझट में या भेड़चाल के झंझट में उलझा देता है तो शायद इस बात को वो खो देता है। चुनौतियों की जब बात आई तो वास्तव में वाकई में हमारे समक्ष बहुत चुनौतियां हैं। हिंदी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मात्र 10 जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें ही अभी तक हम पांव जमा पाए हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण हमारे हिंदी भाषियों का भी जुड़ा हुआ है। कुछ इस विषय को राजनीतिक स्वार्थों के मुद्दों के द्वारा जो हवा प्रदान की गई है, लेकिन वो स्वार्थ अपने हैं और विद्यार्थियों का भविष्य है वो दांव पर लगा दिया जाता है ऐसे मुद्दों पर। तो इन सब बातों पर आपने गौर से प्रकाश डाला, तो इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर देवी शंकर जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए प्रतिभागियों और IQAC टीम का जो प्रदेय रहा आज के कार्यक्रम में, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर देवी शंकर जी शर्मा, सह आचार्य जेनोलॉजी। दिनेश जी सर और सभी ये प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन हमारे जो संकाय सदस्य जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पिछले वर्षों में जब हम कार्यक्रम करवाते थे तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास एक जो फ्री का सब्सक्रिप्शन होता है, वो चाहे गूगल मीट हो या जूम हो, तो उसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस बार IQAC के चेयरमैन प्रिंसिपल सर के निर्देशानुसार
आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर श्री देवी शंकर जी ने अपने पैसों से पहल करके पूरे कॉलेज के लिए 1 साल के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म खरीदा है, उसका डोमेन खरीदा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस हम ले सकते हैं। हर टीचर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। और इस सीरीज में हमने पहला कार्यक्रम आज हिंदी का करवाया है। 31 क्लासेज है वो कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा ली जा रही है, ऑनलाइन क्लासेज अभी संचालित हैं, जिसमें पीजी और यूजी की क्लासेज। तो ये सब हमें हमारे आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर ने व्यक्तिगत पहल करके उपलब्ध करवाई, देवी शंकर जी। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं हमारे आज के विशिष्ट वक्ता श्रीमान मीणा जी, मैं आईक्यूएसी समन्वयक की भूमिका में आपका पुनः एक बार आभार ज्ञापित करता हूं। और मैं मेरी आईक्यूएसी टीम का भी आभार ज्ञापित करता हूं कि नवीनतम टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ते हुए ये इन सब चीजों के लिए प्रेरणा दी। और इसके प्रति मेरी खुद की भी रुचि थी कि विगत सत्र में मैंने जब क्लासेज ली ऑनलाइन, उनकी कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी और कोई आवाज की विद्यार्थियों से स्पष्टता नहीं थी। तो बैठे बैठे ही आईक्यूएसी टीम के साथ जब इस चीज को शेयर किया, तो विद्यार्थियों के लिए जब हमें यदि इतना सब कुछ मिल रहा है और उन विद्यार्थियों के लिए यदि कुछ अर्जन के साथ यदि विसर्जन होता है तो बड़े खुशी की बात होगी। खैर, ये मेरी खुद की रुचि भी थी और इससे यदि महाविद्यालय के अन्य मेरे साथी, मेरी क्लासेज भी हो रही हैं और उनकी रिकॉर्डिंग भी है, जो हमारे महाविद्यालय के लिए एक एसेट भी होगा। जब भी हमारी नेक टीम आएगी तो उनका एक विधिवत रिकॉर्डिंग हमारे पास है, 1-1 घंटे की क्लास की या 40-40, 45-45 मिनट की क्लास की, कि उसमें क्या हमने अध्ययन करवाया या करवाया। मैं इन सब चीजों को छोड़ते हुए, ये इनकी महानता है कि इन्होंने मुझे इतना सम्मान प्रदान किया है। मैं आज के इस विषय पर आता हूं कि हमारे हिंदी विभाग का भी मैं आभारी हूं कि विद्यार्थियों के लिए जो एक विषय रखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की महत्ता, जहां तक मैं समझता हूं कि प्रतियोगिता, मैं भाषा का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, परावर्ती रूप से मैं संस्कृत भाषा का विद्यार्थी रहा हुआ हूं। प्रतियोगिता का जहां तक मैं तात्पर्य समझता हूं कि प्रतिभागिता जिसमें हो, और उस प्रतिभागिता में यदि प्रतिस्पर्धा यदि उत्पन्न होती है तो वह प्रतियोगिता होती है। और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए हमें एक दूसरे को यदि उसमें आगे पीछे रखना है तो हमारी कितनी स्किल यदि उसमें लगानी पड़ती है, वो उसमें कामयाब रहती है। और जो जिसका जितना कौशल होता है, क्योंकि गीता में भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, यदि हम उस परिणाम के साथ जुड़ेंगे तो उसकी कुशलता आएगी। आपने अपने संबोधन में बहुत सी चीजें बताई। टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, साधन की स्पष्टता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए। भाषा में हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, मेरा मानना है कि भाषा जिसमें हम संप्रेषण बहुत अच्छे तरीके से प्रदान कर सकें। अभी मैंने कल कहीं प्रकरण पढ़ा था कि गुजरात के किसी कोर्ट का एक जजमेंट, वहां की स्थानीय भाषा एक बड़े बड़े वकीलों के लिए असमंजस की स्थिति हो गई, क्योंकि आजकल जो हम भाषा का एक व्हाट्सएप गुरु या गूगल गुरु के माध्यम से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो उससे भाषा की मर्मज्ञता नहीं आ पाती। भाषा का जो मूल स्रोत, जो व्याकरण से जो उसकी शब्दों की जो व्युत्पत्ति है, वो नहीं समझ पाते। तो यदि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा की यदि महत्ता समझनी है तो उसके व्याकरण से हमें शुरुआत करनी होगी और एक एक शब्दों की उस महत्ता को समझना होगा। और आपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया, सिविल सर्विसेज के बारे में बताया, उनके अंक विभाजन के बारे में भी बताया है। और मैं इतना मानता हूं कि हमारी भाषा की जो स्पष्टता होगी, चाहे वो भाषा संस्कृत हो चाहे वो अंग्रेजी हो, हमें हमारी उस भाषा की स्पष्टता ही उस प्रतियोगिता में हमें स्थान दिलवा सकती है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा हम जब कर सकते हैं जब हमें स्पष्टता होगी, चाहे वो हमारे टाइम मैनेजमेंट की स्पष्टता हो, चाहे वो हमारे साधन की कुशलता की स्पष्टता हो। उसके लिए साधन भी हमें चाहिएंगे।
भाषा का यदि हमें अंक विभाजन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी है, लेकिन यदि मैं मान लीजिए हम पीजी की तैयारी किसी 1 वीक सीरीज से करके और फिर उस साधन की स्पष्टता को यदि हम खोजें और प्रतियोगी परीक्षा में यदि हम कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहें तो मेरे समझ से बाहर है कि वैसे हमारे विद्यार्थी उनको प्राप्त कर सकते हैं। भाषा के साथ साथ हमके उनके मूल साहित्य के साथ भी जुड़ना होगा। यदि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो उनके मूल स्रोतों को खोजने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आज का तकनीकी साधन भी है, आज के शब्दकोश भी हमें ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत से शब्दकोश जिनका अलग अलग भाषाओं में उनका क्या होता है उनके बारे में भी हमें मालूम चलता है। तो मेरा विद्यार्थियों से एक यही अनुरोध है, इसमें मैं कुछ चीजें ये आपके इसी व्याख्यान में एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि शब्दकोश से और जो संदर्भ पुस्तकें जो है हिंदी में भी हिंदी शब्द सागर है, बहुत से ऐसे शब्दकोश हैं जो हमारे उस भाषा और उन शब्द की स्पष्टता को और विशदता को समझाते हैं। तो उन शब्दकोशों का भी ये सहारा लें जिससे कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, मानस ये बना करके चलना है कि जिस भी प्रतिस्पर्धा में मैं जा रहा हूं उसमें मैं मेरा स्थान अर्जित करके जाऊं। ऐसा यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा जब हम उन प्रतियोगी परीक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का लक्ष्य स्पष्ट था कि मुझे बींदना है तो उसकी आंख को बींदना है। जब अन्य लोगों से पूछा कि आपने क्या देखा, किसी ने कहा कि मैं हिलते हुए उसको जानवर को देखा, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जब अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपने क्या देखा, कि मुझे तो सिर्फ एक आंख दिखलाई दे रही थी जिसके ऊपर मुझे लक्ष्य साधना है। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको भाग लेना है उस लक्ष्य को आप सिद्ध करने के लिए उसके साधन की स्पष्टता भी लेकर के आए और अपने उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। साधनों को भी स्पष्ट रखें और शुद्ध रखें, साधनों की अस्पष्टता नहीं रखें कि आप ये समझें कि हम सप्लीमेंट्री सोर्स से भाषा की दक्षता को हासिल कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। ये मेरा दृष्टिकोण है। आपने इतना समय दिया आईकेसी के, तो आप मीणा जी ने इतना समय दिया, मैं आपका एक बार पुनः आईकेसी की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं और पुनः मैं हिंदी विभाग का भी आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे आपने 2 मिनट का समय दिया। मैं आपका पुनः हिंदी विभाग का और ऐसे तकनीकी टीम का आभारी हूं कि और सारे विद्यार्थियों का भी आभारी हूं कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार। और भविष्य में हम चाहते हैं कि एक और बड़े प्लेटफॉर्म पर आगामी जुलाई अगस्त में एक बड़ी योजना पर हम काम कर रहे हैं, तो शायद उसमें भी आप अपना समय हमें जरूर देंगे। और आपके महाविद्यालय परिवार को भी धन्यवाद कि उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आपको समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समस्त तकनीकी टीम हमारी जो साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन श्रोता जो विद्यार्थीगण जुड़े हुए थे, और उनकी ओर से सबको धन्यवाद देता हूं। यहाँ जो बैठे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, कोई प्रतिभागी अगर अपनी शंका समाधान करना चाहता है या किसी के कोई मन में प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी सरदार साहेब राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी प्रोफेसरगण, सभी सम्माननीय आदरणीय प्रोफेसर बंधु जिन्होंने मुझे आज इस जो कार्यशाला है उसमें विचार रखने के लिए वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद। भविष्य में आप अपने विचारों से हमें और लाभान्वित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की ये कार्यशाला प्राचार्य महोदय की अनुमति से विसर्जित करने की अनुमति प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।